उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से जमीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में, उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। नारी तू ही है क्षमा, नारी तू है वरदायिनी, नारी तू दुर्गा काली, नारी तू ही नारायणी। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की विशेष पेशकश अपना आसमान। और इस खुले आसमान के नीचे संसद के इस नए भवन के मकर द्वार के बाहर मैं दीक्षा कोहली आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं नारी शक्ति की। जी हाँ, नारी शक्ति जिसका शत शत अभिनंदन अब संसद में भी हुआ है, क्योंकि संसद में दोनों सदनों में पास हुआ है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और आज हम बात करेंगे नारी के इसी सशक्तिकरण की। आने वाले वक्त में अब आपको नारी शक्ति का नेतृत्व और अधिक नजर आएगा। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। आइए रूबरू होते हैं उनसे। मेरा नाम मेरी पहचान में। नमस्कार, मेरा नाम रीति पाठक है और मैं मध्य प्रदेश के सीधी संसदीय क्षेत्र से दूसरी बार सांसद हूँ। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मेरा नाम सुमित्रा वाल्मीकि है। मैं जबलपुर संस्कार धानी से आती हूँ और मध्य प्रदेश महाकौशल से मुझे राज्यसभा सदस्य बनाया गया है। मैं राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ आज हमारे साथ मौजूद है दिल्ली विश्वविद्यालय से आई युवती शक्ति। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हर बार की तरह मुझे पता है आप ठीक समय पर टीवी सेट के उस पार सामने आ जाती है, क्योंकि आप जानती हैं कि आपका अपना शो अपना आसमां का समय हो गया है। आपका भी हार्दिक स्वागत है, आपका भी अभिनंदन है और आपको भी शत शत वंदन है। तो आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं। पहला सवाल रीति मैम मेरा आपसे है। नारी शक्ति का नेतृत्व अब बढ़ने वाला है, जो निर्णय लेने वाला नेतृत्व है उसमें अधिक संख्या में होगी नारी, कैसे देखते हैं आप? एक नए भारत की आगाज़ है और जैसा हम सब जानते हैं, जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं, नेतृत्व जो कर रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, आज इस मंच पर हम सब बैठे हैं और इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि नारी शक्ति वंदन, नारी शक्ति अभिनंदन। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि जैसा आपने कहा कि कैसे मैं देखती हूँ नए भारत पर ये नया आगाज़, नई संसद और ये देश चांद पर, तो निश्चित रूप से ये जो ताकत है ये नए सिरे से नए रूप में आकर हम सब के साथ इस विश्व को दिखाने के लिए आगे बढ़ रही है। मैं इस तरह से इसको देखती हूँ। मैम आपसे सवाल करना चाहूँगी, हमारे जीवन की शुरुआत हमारी माँ से होती है, हमारी जननी से। संसद के नए भवन में हमने श्री गणेश किया गणेश चतुर्थी के दिन, और उसके बाद शुरुआत माँ के वंदन के साथ, नारी के वंदन के साथ। क्या ये नए भारत का बदलता हुआ रूप है? बिल्कुल बदलता रूप है। ये स्वरूप आदिकाल से हमेशा प्रकृति परिवर्तन होता रहा है। मैं आपको बताऊं कि पहली गुरु माँ होती है और यह शब्द माननीय मोदी जी ने अपनी माँ से सीखा है। उन्होंने माँ ही गुरु माता होती है और वो संसार को बताती है, रिश्ते बताती है और परिवार के बाद वो सारी दुनिया से पहचान कराती है। ये माननीय मोदी जी के जीवन काल का गहरा असर उनकी माँ का पड़ा है। इसलिए आज हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो विधेयक वर्षों से लंबित था, नारी शक्ति वंदन, उसे 27 वर्ष बाद लोकसभा में, राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से पास हुआ है। यही मैं मानती हूँ कि नारी शक्ति का बड़ा प्रभाव रहा है। बिल्कुल, नारी शक्ति का ये जो बदलता स्वरूप अब आने वाले नए भारत के संसद के नए भवन में दिखाई देगा, वो बहुत भव्य होगा, बहुत ही शक्तिशाली होगा। रीति मैम, आपसे मेरा सवाल है, अगर हम देश की आज़ादी के बाद इन 75 सालों के सफ़र को देखें,
आज़ादी में जो महिलाओं ने रोल अदा किया उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 75 साल के बाद 2014 में अगर मैं देखूं एक बदलाव आया, महिला नेतृत्व बढ़ा, लेकिन संसद के नए भवन में जाते ही 33% आरक्षण कितना बड़ा बदलाव लेकर आएगा ये आने वाले भविष्य में। आपने आज़ादी के 75 वर्ष की बात करी है। अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं हम जी, और ये इस अमृत काल को तभी याद किया जा रहा है जब ऐसा नेतृत्व हमारे साथ है, वरना वर्ष आते हैं और जाते हैं, किसी की उपलब्धियों पर बात करना तो दूर, नमन करना तो दूर, उस पर बात भी नहीं किया जाता था। पर मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसे नए नेतृत्व की, नए भारत के नए नेतृत्व की और नए संसद की और नए गतिविधियों की, नए ऐतिहासिक निर्णयों की मैं साक्षी बन रही हूँ। मैं ऐसा मानती हूँ कि आगे आने वाला समय नारी सशक्तिकरण का समय है। और आप छोटे से उदाहरण को देखिए, जिस मंच पर आज हम बात कर रहे हैं, जिस विषय को लेकर, ये विधेयक, जैसा कि दीदी ने भी बताया, 27 वर्ष हो गए हैं इस विधेयक को लंबित रहने के लिए। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन उस जज्बे के साथ कोशिश नहीं हुई होगी। मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर जहाँ पर चाह है वहाँ राह है, और मैं ऐसा मानती हूँ कि सशक्तिकरण के नए इतिहास को बनाने के लिए ये विषय सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के हिस्से में था, और ऐसे नेतृत्व के हिस्से में था जिन्होंने न कि सिर्फ ये महिला सशक्तिकरण विधेयक, नारी शक्ति वंदन विधेयक, बल्कि उन्होंने 2014 से जो शुरुआत की, बल्कि मैं तो ये और पीछे जाना चाहूँगी और कहूँगी कि गुजरात में रहकर जिस तरह से उन्होंने काम किया, एक आदर्श के रूप में उन्होंने हर क्षेत्र में काम करके महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ाने का काम किया। आज पूरे देश में उन्होंने महिलाओं के उन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए ऐसी योजनाएं बनाई जिसमें हमारी बहनें आत्मनिर्भर भी हुई, हमारी बहनें संबल भी उनको मिला, हमारी बहनों को नया उत्साह भी मिला, हमारी बहनें जीवंत अवस्था में अपने आप को समझने लगी कि वो भी जीवंत हैं इस संघर्ष की दुनिया में। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि आगे आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ नारी सशक्तिकरण का समय है, क्योंकि इस विधेयक ने हमारी बहन को मान दिलाया है, सम्मान दिलाया है और उनके अधिकार को सुरक्षित किया है। और देश के महत्वपूर्ण निर्णय में, देश के हर उन संवैधानिक निर्णय में उनकी सहभागिता हो, इस चीज़ को तय करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगे आने वाले समय के लिए इस इतिहास को नए संसद भवन में निर्मित किया। क्या बात है, क्या बात है। जिस तरीके से आपने कहा कि आगे आने वाले भविष्य में जो निर्णय लेने की शक्ति जो नारी सशक्तिकरण के साथ इस नए नेतृत्व के पास होगी, वो वाकई एक बदलते भारत का रूप दर्शाएगी। मैम, आपसे मेरा सवाल रहेगा, हमने पंचायती राज स्तर पे देखा, एक समय था सरपंच महिला होती थी, लेकिन धरातल पे अगर देखते थे तो पति सरपंच का काम करते थे। लेकिन वक्त बदला, एक बदलाव की बयार देखने को मिली। आज हकीकत में अगर महिला सरपंच है तो महिला ही सही नेतृत्व की भूमिका अदा कर रही है, उसके पति नहीं। वहीं अगर हम संसद में देखते हैं तो ये बदलाव नजर आता है। आने वाले वक्त में ये जो 33% आरक्षण, इसके साथ जब महिलाएं संसद के अंदर प्रवेश करेंगी, तो आप उस बदलाव को कैसे देखती हैं? क्या हकीकत में धरातल पे वही सही नेतृत्व होगा? संसद भवन में जब आप नया बदलाव देखेंगे तो महिलाओं में जो बेटियां राजनीति में आएंगी, उनके अंदर आत्मविश्वास से लबरेज देखेंगे, क्योंकि आत्मविश्वास से ही कोई भी खड़ा हो सकता है। महिलाएं जहाँ तक है, मैं कहूँ कि बहुत पीछे चली गई थी। जैसा कि अभी आदिकाल में आपने देखा होगा कि सरस्वती के पास में विद्या का विभाग था, शक्ति का माँ काली के पास में था, लक्ष्मी के पास में धन में था। ये शक्ति का कहीं ना कहीं बीच में विलुप्त हुई है। अब आप जैसा कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस भारत को देखना चाहते हैं कि शक्ति संपन्न देखना चाहते हैं। शक्ति संपन्न कैसे होगा? जो हमारी आधी आबादी हिंदुस्तान की है वो जागृत हो जाए, और उसके जागृत होने से जब संसद भवन में विधायिकाओं में आएंगी, पंचायतों में बहनें आएंगी, तो अच्छी बहनें जो आएंगी, पढ़ी लिखी आएंगी, वो निर्णय लेने में
अपने अपने क्षेत्रों का भाग्य बदलेंगी। और जब क्षेत्र के भाग्य बदलते हैं तो हिंदुस्तान का भाग्य तो बदलना है। क्या बात है। क्षेत्र का भाग बदलता है तो जाहिर सी बात है देश का भाग भी बदलता है। अगर मैं बात करूं मैम, राज्यसभा में हुई इस अधिनियम पे, इस विधेयक पर चर्चा की बात करूं अगर मैं, तो हमने देखा कि चेयर पैनल पे ज्यादातर महिलाएं रही और ये एक अच्छा प्रयास भी था माननीय सभापति जी का, जिन्होंने उस समय महिलाओं की हो रही बात पर महिलाओं को वो सम्मान दिया और चेयर पर जितनी महिला नेतृत्व, महिला शक्ति ही नजर आई। उस दिन उस बड़े बदलाव को कैसे देखती हैं आप? जैसा कि अभी आपने देखा है कि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, हमारे सभापति महोदय ने बहनों को लिस्टेड किया कि हम उनको अपने राज्यसभा की सीट पर अवसर देंगे। तो मैं आपको ये कहने वाली कि मुझे भी पहली बार अपनी पुरानी सदन में मिला बैठने के लिए, लास्ट दिन, लास्ट टाइम पर। क्या बात। तो मैं मतलब अभिभूत हो गई कि कैसे मतलब उस आसंदी पर जाने से, और जो सामने हमारे सीनियर लीडर बैठे हुए हैं, विद्वान हैं, कई वर्षों से उन्होंने राजनीति में कई मुकाम हासिल किए हैं, ऐसे लोगों के सामने बैठना आत्मविश्वास को कहीं ना कहीं और मजबूत करता है। बिल्कुल बिल्कुल। रीति मैम, कहते हैं कि अगर एक घर में बेटी का जन्म होता है या कोई महिला घर में होती है तो उस घर का साधारणतः जो वातावरण होता है वो कुछ और ही होता है। आचार विचार में बहुत बदलाव देखने को मिलता है, पता चलता है कि इस घर में महिला है। अब जब यहाँ नेत्री शक्ति अधिकाधिक होगी, महिला का नेतृत्व बढ़ेगा, जब नारी शक्ति यहाँ पे अधिकाधिक नजर आएगी, तो क्या बदलाव देखती हैं आप संसद भवन में? हाँ, बदलाव की बात कर रही हैं दीक्षा, मैं तो आपको याद दिलाना चाहूंगी, बल्कि याद तो होगा ही आपको, कि नारी तो सृष्टि की सृजन करता है। बिल्कुल। इस नारी से ही पूरी सृष्टि की रचना हुई है। और आज जब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए अपने भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में गई थी, तो बहुत सारे हमारे जो बंधुगण थे, मीडिया वाले, उन्होंने पूछा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं। तो मैंने भी उनसे कई बार सवाल किया। मैंने कहा कि आप एक जननी जो हैं आपकी, आप उनकी कोख से आपने जन्म लिया, वो भी एक नारी हैं। आप किसी बहन के भाई होंगे, आप किसी पत्नी के पति होंगे। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि ऐसा है ही नहीं जो आपके सवाल में बार बार आ रहा है कि आप कैसे देखते हैं, विपक्ष कैसे देखता है, कौन कितना खुश है। ऐसा कोई है ही नहीं जो इसको नकारात्मक दृष्टिकोण से देखे। मैं कैसे लूँगी, तो ये तो मेरे मन के भाव, अब उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं कि इस विषय को मैं कैसे लूँगी कि कोई हमारा अभिभावक बनकर जो इस देश का नेतृत्व कर रहा हो, वो हमारा बड़ा भाई बनकर, अभिभावक बनकर हम सबको सशक्तिकरण के एक मार्ग पर अग्रसित करे और कहे कि मैं आगे हूँ। ये हमारी बच्चियाँ बैठी हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, किशोरावस्था में हैं, युवावस्था में हैं, तो इनके लिए ये कितना बड़ा आदर्श है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हम सबको उस मार्ग पर लेकर जा रहे हैं जो आगे आने वाले समय में हम सबको सशक्त बनाएगा, हम सबको ऐसे अधिकारों के साथ सुरक्षित कर रहा है जिसे कोई नहीं छीन सकता। क्या बात। यही इस देश के संविधान की खूबसूरती है और यही इस देश के नेतृत्व की खूबसूरती है जिस देश में हम हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और आपने कहा कि हमारे बीच युवती शक्ति मौजूद है। जाहिर सी बात है युवती शक्ति के कई सवाल भी होंगे जो वो जानना चाहती होंगी महिला नेतृत्व से, तो सीधे आपके पास आपके सवालों के साथ। मेरा नाम राधिका राजकुमार शाह है। एक महिला नेतृत्व करने के लिए कुछ गुण की आवश्यकता होती है, तो उस महिला में ऐसे क्या गुण हो जो वो संसद में आके लोगों की आवाज़ रख सके? बेटा, राधिका महिला स्वयं में एक अद्भुत है और वो अतुलनीय है, और हर एक महिला में कुछ न कुछ ऐसा अनोखा गुण जरूर होता है जो वो शायद कभी देख पाती है, कभी नहीं देख पाती। हर व्यक्ति में एक अद्भुत क्षमता होती है, और खासकर नारी में अद्भुत शक्ति होती है। आपने देखा है, नारी घर को भी संभालती है, नारी बाहर भी संभालती है, हमारे देश को चांद पर लेकर जाती है। तो इसलिए बस आवश्यकता है अपने उस अदृश्य ताकत को पहचानने के लिए। ये कुछ भी अलग से नहीं होता है,
बस हमें अपने आप में अपने अंदर की ताकत को पहचानना है, अपने आत्म स्वाभिमान के साथ पहचानना है और आगे बढ़ते रहना है। मेरा नाम अमृता है, मैं हंसराज कॉलेज की छात्रा हूँ। कि महिला आरक्षण बिल सिर्फ और सिर्फ 15 साल के लिए पास हुआ है, तो इसके बाद क्या हमें ऐसे बदलाव देखने को मिलेंगे जिसके सपना हम आज देख रहे हैं? हर निर्णय में जहाँ तक एक सीमा होती है, उस सीमा को नियंत्रण करने के लिए वो प्रस्ताव लाया जाता है। उस प्रस्ताव को लाने के बाद में जब वो प्रस्ताव कार्यसूची में आता है, कार्यसूची के बाद में कार्यान्वित में आता है, और कार्यान्वित के बाद में वो प्रगति पर आता है। तो जब प्रगति पर आता है तो वो उसके लिए एक समय सीमा रखी जाती है। जब वो प्रगति पर अपने रिजल्ट देता है मेरिट पर, तो फिर उसको बढ़ाया जाता है। मैम, मेरा ये प्रश्न है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अभी हम एक और नियम लेकर आए हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और ऐसे कई तरीके के बिल्स पास होते हैं जो नारी के हित में होते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो लोग होते हैं उन तक ये नियम, ये पॉलिसीज़ पहुंच नहीं पाती है। अवेयरनेस की काफ़ी कमी होती है। तो मैम, इन नियमों को उनको पता ही नहीं होता कि हमारे जो राइट्स हैं, हमें इनके लिए क्या आगे क्या काम करना है, तो वो उस चीज़ पे नारी वर्क ही नहीं कर पाती है और संसद तक पहुँच नहीं पाती है। तो नारी को अगर संसद तक लाना है तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ाने की हमें आवश्यकता है। तो इस आवश्यकता को पूर्ण किस तरीके से किया जाए, मेरा ये प्रश्न है। बिल्कुल सही बात कहा है भूमिका ने कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर जागरूकता की कमी होती है। भूमिका, मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वो एक आदिवासी क्षेत्र है और बहुत सारा पार्ट उसका, बहुत सारा भाग ऐसा है जिसमें आदिवासी महिलाएं हैं, आदिवासी बच्चे हैं। लेकिन फिर भी मैं आश्चर्य है मेरे लिए, जब भी मैं क्षेत्र में जाती हूँ तो हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं वो मैं देखती हूँ कि घर घर तक पहुँची हुई है। मैं जब किसी ग्रामीण महिला के, आदिवासी बहन के घर के अंदर जब मैं प्रवेश करती हूँ उनका, कभी कभी कि मैं देखना चाहती हूँ कि यहाँ पर हमारे सरकार की योजनाओं की क्या स्थिति है। मैं देखती हूँ कि वो गैस ऑन करके अपने बच्चों के लिए खाना बना रही होती है, वो बिजली का बटन दबा रही होती है, वो ऐसी कई सारी चीज़ें कर रही होती है। आज तक हमारे ग्रामीण क्षेत्र से बहनों ने, इसके पहले तक मुझे लगता है बहुत साल हो गए, शायद बैंक का दरवाज़ा नहीं देखा होगा। लेकिन जब से हमारे क्षेत्र, हमारे नेतृत्व की ये योजना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जन धन योजना शुरू की, उन्होंने बैंक में जाना शुरू किया। तो ये बहुत आवश्यक बात है कि किस तरह से हम उनको जागरूक करें और किस तरह से उनको अवेयर करें जिससे वो संसद के दरवाजे तक आ गए। हमें सबसे पहले अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उदय करना है और सबसे पहले गांव के गरीब किसान, इनका अधिकार सुरक्षित रहे, इनको वो योजनाएं मिले जिसके लिए सरकार प्राथमिकता में इनकी चिंता करके बनाती है। तो इसलिए मेरे लिए खुशी की बात है कि गांव-गांव तक ये योजनाएं पहुंच रही हैं, गांव-गांव तक जागरूकता अभी हो रही है। कुछ चीज़ों में कमी है, तो निश्चित रूप से हम जैसे जनप्रतिनिधि, आप जैसे युवा और समाज के अन्य व्यक्ति मिलकर उन कमियों को भी दूर करेंगे। पहले भी पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण मिला था, मगर वहाँ पे प्रधान पति की अवधारणा पनप चुकी थी। अब जब केंद्रीय स्तर पे महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, तो ये प्रधानपति की जो अवधारणा है उसको खत्म करने में ये कितना सहायक होगा? मुझे आकांक्षा के सवाल का जवाब देने में बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि मैं चाहती थी कि ऐसा कुछ सवाल आए जो मुझसे जुड़ा हो। और बड़ी खुशी के साथ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आकांक्षा, जब मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत की तो पंचायती राज अधिनियम के तहत मैंने एक चुनाव लड़ा जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था, और जिला पंचायती सदस्य बनने के बाद मैं अध्यक्ष बनी और जनता ने मुझे खूब आशीर्वाद दिया। लेकिन उसके बाद लोगों ने ये सोचा कि ये वो महिला है, शायद पहली बार राजनीति में आई है और इसके पति को ही पंचायती राज का ये पद जो है वो चलाना पड़ेगा जी। लेकिन मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि रजनीश जी ने मुझे बिल्कुल स्वतंत्र रूप से मुझसे ये कहा कि अब जिला पंचायत अध्यक्ष आप हो और आपको ही ये जिला पंचायत का अध्यक्ष का कार्यकाल पूर्ण रूपेण चलाना पड़ेगा। मैंने सीखा, मैंने समझा, और ये अदृश्य ताकत जो मेरे हस्बैंड की मेरे साथ थी, उस ताकत को लेकर, और जनता की ताकत, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ था, उस ताकत को लेकर मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल चलाया।
मैं उन बहनों से भी कहना चाहूँगी कि आपके सवाल का उत्तर भी इसी के साथ ही है कि स्वयं में आत्मविश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो सरपंच पति और पंचायती राज अधिनियम के तहत जो अध्यक्ष बन जाने के बाद भी जो हमारे हिस्से का काम हमारे पति कर लेते हैं, वो सिस्टम कभी ख़त्म नहीं होगा। और ये भी अच्छी बात है कि ऐसे नेतृत्व के माध्यम से जो ये आरक्षण या जो ये संबल या जो ये व्यवस्था जो बन रही है, ये बहुत कुछ हमारी बहनों को आत्मनिर्भर कर रही है, उनको संबल दे रही है और उनको अपने आप में एक एहसास प्रदान कर रही है कि हम अपने आप में सशक्त हैं और हम स्वयं से कुछ कर सकते हैं। मैम, केंद्रीय स्तर तक क्या ये बदलाव देखने को मिलेगा? इनका सवाल संयुक्त था, आप बताएं। आकांक्षा को बताना चाहती हूँ, वो जो जिस प्रश्न को इंगित कर रही है जी, वो प्रश्न काफी दूर तक मेरे भी जीवन में ऐसा देखने में मिला है जी। जब मैं 99 में पार्षद बनी तो लोग पीपी करके बोलते थे किसी को भी। मेरे साथ तो मेरे पति नहीं जाते थे कभी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस करते, लेकिन अगले लोग तो हम भाई ये पीपी क्या है। कमिश्नर को मैंने पूछा, बोले पार्षद पति है। मैं बोली ये तो गलत है। फिर उसके बाद में मैं 2014 में नगर निगम चेयरमैन बनी। तो नगर निगम चेयरमैन बहुत सारी हमारी मुस्लिम बहनें जीत कर आई। तो वो हाउस में बैठती थी, जब मैं चेयर पर बैठती थी नगर निगम अध्यक्ष के नाते, तो वो चेयर में बुर्का लगा के बैठती थी। तो मैंने बोला ये थोड़ा हटाओ, तुमको बात करनी है तो हटाओ। तो उन्होंने हटाया। फिर वो आपस में उनके पति लोग बाहर खड़े रहते थे, तो मुझे लगा कि यार कहीं इनके पति लोग ना मेरे को बोले कि आपने हमारी प्रथा को अंदर भी तुड़वा दिया, यानी उनका बुर्का हटवा दिया जी। तो 7 महिलाएं आई हुई थी मेरे चुनकर, मेरे कार्यकाल में महिलाएं। तो मैंने कहा नहीं, आप बात करोगी तो ये बुर्का हटा कर बात करोगी, माइक में बोलो और दिलेरी से बोलो, मैं महिलाओं को अवसर दूंगी। क्या बात है। तो मैं उनको मौका देती थी बोलने के लिए। अच्छी पढ़ी लिखी क्वालिफाइड लेडीज थी वो सभी, जो 7 महिलाएं मुस्लिम आई हुई थी। फिर वो किसी बात में ठहाका मार के हंसी, तो मैं आसंदी में बैठी हुई थी। मैंने बोली नो कमेंट, यहाँ पर नो हंसी ठट्टा होगा, बिल्कुल बात जो करनी सीरियस होकर बात करो। उनके पति लोग ने सुन ली ये बात। फिर उन्होंने ईद पर मुझे बुलाया, सारे 7 घर वालों ने, बोले आज से आप हमारी महिलाओं की गार्जियन है, हम यही देखना चाहते हैं कि जो सदन में बैठी हो, जो प्रशासन में बैठी हो, जो प्रतिनिधित्व कर रही हो, उनकी शालीनता कैसी होनी चाहिए। क्या बात है। तो बोले कि राजनीति में अब हम, जब तक आप चेयरमैन रहोगे, जब तक हम सदन के बाहर नहीं खड़े होंगे। तो ये मुझे लगा कि महिला में वो शक्ति है, ईश्वर ने एक अतिरिक्त गुण दिए हुए हैं। तो वो चीज़ खत्म हो गई पहले। हाय महिला, हाय नारी तेरी ये कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी, ये मिथ्या टूटी है और महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं और बराबर से संघर्ष आज की नई दुनिया में कर रही हैं। इसी का आभा मंडल है कि ये नया सदन है और जो 33% आरक्षण हो रहा है, ऐसी बहनें यदि आएंगी तो माननीय मोदी जी के सपने को साकार करेंगी, दिशा भी देंगे और इस हिंदुस्तान को बदलने की क्षमता में आगे बढ़ेंगी। बहुत बढ़िया। अंतिम प्रश्न मैं लूंगी जी। नमस्कार मैम, मेरा नाम स्वरांगी है और मैं हंसराज कॉलेज की छात्रा हूँ। मेरा सवाल रीति मैम आपसे है कि जैसे नारी शक्ति की बात हो रही है, तो हम जो युवतियाँ हैं, हम आगे आने वाले, हम भारत का भविष्य हैं और हम ही आगे आने वाली हमारे समाज की सृजन करता है। तो आप हम युवतियों को क्या सुझाव देना चाहेंगी ताकि हम अपने नेतृत्व का विकास कर सकें और हम और सशक्त बन सकें? स्वरांगी से मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो स्वयं पर विश्वास रखना। यदि हम स्वयं पर विश्वास नहीं रखेंगे तो ईश्वर भी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए स्वयं की ताकत पर विश्वास रखना, वही सच्ची नारी है, वही सच्ची युवती है जिसे पता है कि उसकी क्षमता क्या है। और ऐसे नेतृत्व के साथ यदि हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हमने भारत देश में जन्म लिया और इस देश, ये भारत माँ हमारी जननी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह हमें ऐसे नेतृत्व का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि आत्मविश्वास से लवरेज हूँ, स्वयं के क्षमता को पहचाने, धैर्य के साथ काम करें, किसी भी शॉर्टकट में, क्योंकि कोई भी छोटा रास्ता नहीं होता। हमें हमारी मंजिल तक पहुँचने के लिए, हमारे उद्देश्य तक पहुँचने के लिए, हमारे ध्येय तक पहुँचने के लिए हमेशा एक सही रास्ता का उपयोग करें और ईश्वर पर विश्वास रखते हुए
अपने नेतृत्व के उन बातों के साथ, उन ध्येय के साथ भारत को विकसित करने के लिए स्वयं के आत्मबल पर आगे बढ़े। कह सकते हैं कि नारी अब आई तेरी बारी है, आधी नहीं ये दुनिया तेरी सारी है। बहुत। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे अगले सेगमेंट की ओर। कार्यक्रम का एक दस्तूर है, हम सबका ये मानना है कि जब एक नारी, एक महिला किसी भी रूप में जब किसी के जीवन में आती है तो रंग भर देती है। तो जाने से पहले इस खूबसूरत सी ज़िंदगी के नाम आपका एक खूबसूरत सा संदेश, क्योंकि हम बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर बैठे हैं जहां हम आत्मनिर्भर भारत का संदेश तो दे ही रहे हैं, लेकिन इस नारी सशक्तिकरण का संदेश जो आज देश के कोने कोने तक पहुंचे, आपकी ओर से क्या रहेगा? मैं यही कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का एक सपना था, एक वोट उन्होंने महिला को दिया, एक वोट पुरुष को दिया, दोनों को बराबर अधिकार संविधान में दिया है। तो ये बेटियां राजनीति से भागे ना, राजनीति में आए और राजनीति का शुद्धिकरण, जैसे अभी आपने देखा है कि युग बदल रहा है, चांद पर ले जाने वाली बहनों की भी बड़ी भूमिका रही है। अभी आर्मी में भी बेटियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं। सुरक्षा की दृष्टि से, अंतरिक्ष की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से, प्रशासन की दृष्टि से, जब ये बहनें बराबर की भागीदारी निभाएंगी, जो हमारे मोदी जी का सपना है, बिल्कुल, तो निश्चित ही ये दृष्टि भी बदलेगी और सृष्टि भी बदलेगी। दृष्टि भी बदलेगी, सृष्टि भी बदलेगी। रीति मैम, आप क्या कहते हैं? ये खूबसूरत सा संदेश आपका जन जन के मैं नाम। तो बिल्कुल इसी के साथ जोड़कर कहना चाहूँगी कि ईश्वर को धन्यवाद करते हुए सबसे पहले तो हमें अपनी जनक उस माँ का धन्यवाद करना है जिसने हमें इस सृष्टि में आने का सौभाग्य दिया, और उन्हें धन्यवाद करते हुए ये जो सृष्टि है इसको और सुंदर बनाने के लिए जो ताकत हमारे अंदर है, जो ताकत हमें बाहर से मिली है, इन दोनों ताकतों का समावेश करके इस पूरी दुनिया को अच्छा बनाने के लिए, इस देश को अच्छा बनाने के लिए, इस धरा को विकसित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, क्योंकि नारी की सबसे पहला गुण ही व्यवस्था है। वो अपने घर की व्यवस्था करते हैं, अपने परिवार की व्यवस्था करती है, और हम सबको उस व्यवस्था के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये देश आधुनिक नारी का इंतजार कर रहा है, आधुनिक भारत के निर्माण के लिए और आधुनिक विश्व के निर्माण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप दोनों इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुए, आपने इतने प्यारे संदेश हमारे साथ साझा किए, आपने ये जो नारी का नेतृत्व वाला रूप है इसके बारे में हमें बताया, युवतियों को एक गाइडेंस दी, आपने अपना इतना कीमती समय हमारे साथ साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इस युवती शक्ति का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम में आए, आप शामिल हुए, बहुत सारा बहुत बहुत शुक्रिया। और अंत में यही कहना चाहेंगे, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता भी निवास होते हैं। तो जरा सोचिए लोकतंत्र के इस भव्य मंदिर के बारे में जहाँ पे नारी का वंदन होता है, नारी का अभिनंदन होता है, और आने वाले भविष्य में जब नारी शक्ति के साथ नारी नेतृत्व अधिकाधिक होगा तो वो मंजर क्या होगा और हमारे देश का भविष्य क्या होगा। और जाने से पहले आपको छोड़े जा रही हूँ मध्य रात्रि की उन तस्वीरों के साथ जहाँ दिखा नारी सशक्तिकरण का एक रूप ऐसा भी। मैं देश बनाने चली, इसी के साथ अभी के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। मैं देश बनाने चली।